तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी हिस्ट्री की क्लास, जो कि रहेगी क्लास 7 आज। और इसमें हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल को। ठीक है, तो ठीक है, सुंग वंश से स्टार्ट करते हैं। इसमें मौर्योत्तर काल में हमें 4 वंश जो वंश पढ़ने हैं वो हैं, पहले तो सुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश पढ़ेंगे, फिर सातवाहन वंश पढ़ेंगे। सातवाहन वंश के बाद विदेशी आक्रमण होंगे कुछ, और उसके बाद हमारा गुप्त काल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका संस्थापक जो था सुंग वंश का, वो था पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग। और उसकी जो राजधानी थी वो थी विदिशा। ठीक है, अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला शासक, या ये तो शुंग वंश हो गया। ठीक है, यहाँ 1 हटा देते हैं। और इस वंश का पहला शासक आपका पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग वंश को भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश कहा जाता है। और पुष्यमित्र को भारत में बौद्ध धर्म का वो विनाशक माना जाता था, क्योंकि कि इसने क्या किया था, जो 84 स्पूत को नष्ट करा दिया था जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि शुंग वंश को भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है, क्योंकि इसने 84,000 स्पूतों को नष्ट कराया था। नष्ट कर दिया था या फिर नष्ट किया था। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसका पुरोहित जो था वो था पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य लिखी थी, जो आपकी महाभाष्य और संस्कृत व्याकरण नामक की 2 पुस्तक लिखी थी। ठीक है, शुंग काल में ही जो हमारी संस्कृत भाषा थी वो उसका सबसे अधिक विकास हुआ था। और इसी के शासनकाल में, शुंग के शासनकाल में हिंद यूनानी शासकों का प्रथम आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो आगे कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। और इसका राजपुरोहित कौन था, वो था पतंजलि। इनकी 2 पुस्तक थी पतंजलि की, महाभाष्य और संस्कृत व्याकरण। ठीक है,
ठीक है, आगे सुंग वंश में ही संस्कृत भाषा का सबसे अधिक विकास हुआ। ठीक है, और इसी के काल में क्या हुआ था कि इसी के शासनकाल में हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ था, प्रथम आक्रमण। ठीक है, इसी के शासनकाल में हिंद यूनानी का प्रथम आक्रमण हुआ। ठीक है, अब इसके आगे इसका उत्तराधिकारी जो बनेगा वो इसका बेटा बनेगा अग्निमित्र शुंग। ठीक है, तो इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा हुआ। तो यहाँ से जो अब आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे इसमें, एक तो ये है कि इसका राजपुरोहित पूछ लेते हैं, तो वो थे पतंजलि। ठीक है, इनकी 2 पुस्तक थी, महाभाष्य और संस्कृत व्याकरण। ठीक है, और अगर ये आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म का जो विनाशक था वो किसको माना जाता था, तो इसमें भी ये क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक माना था, क्योंकि उन्होंने 84,000 स्पूतों को क्या किया था, नष्ट किया था। ठीक है, और प्रथम ब्राह्मण वंश था ये। संस्कृत भाषा का विकास किस वंश में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी पूछ लेते हैं। और प्रथम हिंद यूनानियों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अब जो हमारा अगला शासक होगा इस वंश का वो होगा अग्निमित्र शुंग। ठीक है, अब अग्निमित्र शुंग जो होगा मतलब वंश का अगला शासक, इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें मालविका मित्रम नाटक से। ठीक है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है, जो कि ये किसका नाटक था, कालिदास का नाटक था। तो लिखते हैं इसको। ठीक है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपका कि इनके शासक होने की जानकारी या इसकी जानकारी हमें मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। ठीक है, नाटक से मिलती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पूछ लेते हैं कि नाटक किसका है। तो ये नाटक है कालिदास जी का, जो कि या फिर जो कालिदास द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, मतलब जो इससे पहले पुष्यमित्र शुंग था उसने बौद्ध धर्म का विनाश किया था, लेकिन इसने क्या किया कि इसने इसको बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, और इसी ने सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है देवभूति। इसका मंत्री वासुदेव
जिसने देवभूति की हत्या कर दी थी। और वासुदेव ही फिर आपका अगला कर्ण वंश का संस्थापक होगा। ठीक है, तो एक जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया या संरक्षण दिया, हाँ दिया। ठीक है, इसी ने सांची की स्फूर्त मरम्मत कराई। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या कौन करता है? इसकी हत्या मतलब इसका मंत्री जो वासुदेव होता है वो इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए ये वाला पॉइंट। इसका मंत्री वासुदेव इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, और फिर नए वंश की स्थापना होती है जो कि हमारा कर्ण वंश होगा। और उसका संस्थापक कौन होगा? उसका संस्थापक होगा आपका वासुदेव। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे आपके वो यही है, ये जो नाटक ये किसके द्वारा रचित है? तो ये कालिदास के द्वारा रचित है। ठीक है, और उसके बाद बौद्ध धर्म को इसने क्या दिया था? संरक्षण दिया था। विनाशक का पूछेगा तो पुष्यमित्र शुंग रहेगा, और संरक्षण की बात होगी तो अग्निमित्र शुंग रहेगा। ठीक है, सांची के स्फूर्त किसने मरम्मत कराई थी? और इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, आगे अगला वंश जो होगा वो होगा हमारा कर्ण वंश। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 72 BC से लेकर 28 BC। संस्थापक था वासुदेव। वासुदेव के बाद क्या है इसमें? किसका अंतिम शासक? ये था, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं। अंतिम शासक जो होगा इस वंश का वो होगा हाँ सुशर्मा। और इसकी हत्या कौन करता है सुशर्मा की? वो करता है सिमुक। ठीक है, इसकी हत्या सिमुक ने की, और फिर यही सिमुक अगले वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, और इसने मगध में एक नए वंश की स्थापना की। नए वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद नया वंश कौन सा होगा? वो होगा आपका आंध्र वंश या सातवाहन वंश। ठीक है, और इसकी अगर राजधानी की बात करें कर्ण वंश में, तो इनकी राजधानी रही थी पाटलिपुत्र और विदिशा। ठीक है, आगे आंध्र वंश रहेगा हमारा, के नाम से जानते हैं, या फिर जानते हैं हम इसको सातवाहन वंश। ठीक है, इसका टाइम पीरियड रहेगा आपका 28 BC से आपकी जो 3rd सेंचुरी है। ठीक है, 3री शताब्दी। इनकी राजधानी या फिर पहले इसके संस्थापक की बात करते हैं। ठीक है, इस वंश के संस्थापक क्या, इसकी स्थापना किसने की? तो वो की थी सिमुक ने। ठीक है,
अब इसकी राजधानी, तो इस वंश की राजधानी थी आपकी प्रतिष्ठान, जो कि है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इस वंश का महान शासक जो था वो था सातकर्णीय प्रथम, और द्वितीय महान शासक जो था इस वंश का वो था हॉल, जिसने गाथा सप्तमी की रचना की थी। किसने? हॉल ने। ठीक है, और इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? वो था गौतमीपुत्र सातकर्णीय। सबसे महान शासक की बात करी जाए तो, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 106 से 130। सातवाहन वंश, हाँ, इन्होंने क्या किया था? देखो, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहता है कि सातवाहन वंश के शासकों ने क्या चलाए थे? शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया था, और इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा चलाई थी। इन्होंने अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, या लगाया था, शुरू किया था। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। ये 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट, हाँ, सिमुक से। प्रतिष्ठान थी इसकी राजधानी। उसके बाद यहाँ से जो अगला शासक होगा आपका वो यही होगा, सातकर्णीय। तो इस वंश का, या फिर यहाँ से लिख लीजिए अगला शासक। पहला संस्थापक तो ये हो गया, उसके बाद अगला वो कौन है? वो है आपका सातकर्णीय प्रथम। ये आगे भी आएगा। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये अपनी राजधानी अमरावती को बनाता है। ठीक है, इसने अपनी राजधानी बनाई थी अमरावती, और इसी ने क्या किया था? भूमि दान देने की जो प्रथा थी वो इसी ने शुरू की थी। तो भूमि दान प्रथा इसी ने शुरू की। किसको देते थे? ब्राह्मणों को देते थे। ठीक है, और ये पता कहाँ से चलता है कि इन्होंने भूमि दान करने की प्रथा स्टार्ट करी थी? तो ये हमें एक अभिलेख से पता चलता है। कौन सा अभिलेख था वो अभिलेख था हमारा, यहाँ से देखिए, 1 मिनट, वो अभिलेख था हमारा नानाघाट अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख से पता चला कि इन्होंने भूमि दान करने की प्रथा स्टार्ट की थी। अब इसको क्या कहा जाता है? सातकर्णियों को इनके कुछ उपनाम भी थे। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से लिख लीजिए। सातकर्णीय प्रथम को, देखो, इनको कहते थे दक्षिणापति, ठीक है, और एक था प्रतिष्ठानपति, दो नामों से इनको पुकारा जाता था। ठीक है, कहा जाता था। अगला जो शासक हुआ तीसरे नंबर का हमारा वो था हॉल। ठीक है, इसमें इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वो इसकी रचना। कौन सी रचना थी इसकी? गाथा सप्तसती। ठीक है, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना रहेगी, गाथा सप्तसती। और इस वंश का अंतिम शासक, भाषा किस भाषा में यूज़ करी गई थी? तो यहाँ पे भाषा जो यूज़ करी गई थी वो थी प्राकृत। अब चौथा जो शासक रहेगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, गौतमीपुत्र सातकर्णीय। ठीक है, तो ये इस वंश का सबसे महान शासक था। इनकी उपाधियाँ या इनके उपनाम
पहले तो इनकी उपाधियाँ देख लीजिए। इनको कहा जाता था एका ब्राह्मण, अद्वितीय, ठीक है, और एक था ब्राह्मण त्रिसमो द्रव्यति, ठीक है। तो ये इनकी उपाधियाँ थी, इनकी गौतमीपुत्र सातकर्णीय की, ठीक है। आगे इन्होंने क्या किया था, शीशे के सिक्के जो चलवाए थे, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं इसको, सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के का प्रचलन किया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा पॉइंट। और एक ये कि इन्होंने अपने नाम से पहले माता का नाम लगाना शुरू किया, ठीक है। अब जो अगला शासक होगा वो होगा हमारा वशिष्ठ पुत्र सातकर्णीय, या फिर बोल दीजिए वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, ठीक है। तो ये 4th नंबर के। अब अगले शासक हैं 5th नंबर के। तो यहाँ से माता का नाम लगना स्टार्ट हो गया था, तो ये वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, ठीक है। इसे भारत का प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है, और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, वो पुलवामी 3rd हुआ, ठीक है। या फिर इनको देखो, यहाँ मैंने पुलवामी लिख लिया है, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है वशिष्ठ पुत्र सातकर्णीय, ठीक है। के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शकों के राजा रुद्रदामन को हराया था, ठीक है। फिर उन्होंने, रुद्रदामन ने क्या किया था, अपनी पुत्री जो थी शिवश्री, इसकी शादी कर दी थी सातकर्णीय से, जो इनका भाई था उससे, शिवश्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी लिख लीजिए कि शकों के राजा या फिर शक राजा रुद्रदामन को हराया था। फिर ये अपनी पुत्री की शादी जो रुद्रदामन है इनके भाई से कर देता है, ठीक है। और इसे आंध्र वंश का या फिर इसे आंध्र सम्राट कहा जाता है ना, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं, इसे या इन्हें आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। अब इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक वो था पुलुमामी 3rd, हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हमारे 3 वंश ख़त्म होते हैं। अब आगे क्या है, विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण में क्या रहेगा, इनका क्रम जो रहेगा वो इस तरीके से है। और एक बात और है यहाँ पे कि इस वंश ने ना वर्ण व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ से इस, या फिर ये लिख लीजिए कि वर्ण व्यवस्था को ख़त्म किया, ठीक है। अब यहाँ से विदेशी आक्रमण हुए। अब विदेशी आक्रमण का जो क्रम था वो पहले आए यहाँ पे ईरानियों का आक्रमण होगा, ठीक है। ईरानियों के बाद यूनानियों का आक्रमण होगा, यूनानी के बाद हिंद यवन आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके शक के बाद पल्लव, और उनके बाद आपके कुषाण। तो ये रहेंगे आपके विदेशी आक्रमण, ठीक है, जिनका क्रम रहेगा ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं हमारा हिंद यवन से। देखो ईरानी और यूनानी ये हमने कहाँ पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ लिया था जहाँ से हमारा लास्ट में जो हमने मौर्य उत्तरकाल पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हर्यक वंश हमने पढ़ा था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश पढ़ा था। वहाँ पे 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। पहला आक्रमण जो हुआ था ईरानियों का था और दूसरा जो था वो यूनानियों का था। अब यहाँ पे जो आक्रमण होगा वो ये करेंगे हिंद यवन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही पढ़ना है, हिंद यवन का आक्रमण। तो हेडिंग आपकी रहेगी हिंद यवन या हिंद यूनानी, ठीक है। इसको यवन बोल दीजिए या यूनानी बोल दीजिए, एक ही बात है। अब इनका मूल स्थान कहाँ के बताए जाते थे, तो इनका जो मूल स्थान है वो है आपका बैक्टिया, ठीक है। संस्थापक कौन था इनका, संस्थापक की बात करें तो वो था डेमेटियस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हुआ। पंजाब के साकल को इसने अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी किसको बनाया था, पंजाब के साकल को। तो राजधानी की बात करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पंजाब के साकल को राजधानी बनाया, ठीक है। अब हिंदी यूनानियों में जो सबसे महान राजा था वो था आपका मेनांडर, ठीक है। इसने भारत में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया था और नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो हम आगे इसमें पॉइंट नोट करते हैं, वो है हमारा हिंद यूनानियों का महान शासक कौन था, वो था मेनांडर हुआ, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए मेनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया और नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से, नागसेन नामक
बहुत भिक्षु से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि ये मिनांडर था, इनका महान शासक, इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। तो इनकी इसकी जानकारी हमें मिलती है मिलिंद पनोह से प्राप्त हुई। ठीक है, इंडो ग्रीक या हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो आगे कि इसकी जानकारी, किनकी जानकारी, इन सब की जानकारी। ठीक है, इसकी जानकारी हमें मिलिंद पनोह से मिलती है। ठीक है, से प्राप्त हुई। ये एक रचना थी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। इन्होंने कैसे सिक्के चलाए थे? इन्होंने सबसे पहले इंडो ग्रीक बोल दीजिए या बोल दो हिंदी यूनानी। हिंदी यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए।